गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी यूनिट सेकंड स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट जो टॉपिक है वो है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। तो फर्स्ट आपका टॉपिक जो सेल डिवीजन है, तो यहाँ पर किसी भी कोशिका को डिवीजन की आवश्यकता क्यों होती है, क्या जरूरत होती है कि कोशिका को विभाजन करना होता है। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि अगर हम सेल के बारे में बात करें तो कोशिका किसी भी जीव की, चाहे वो प्लांट है और चाहे वो एनिमल है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जैसे अगर हम मकान बनाने की बात करते हैं तो ईंट सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी मकान की, चाहे कितनी भी बड़ी बिल्डिंग हो। तो ऐसे ही कोशिका किसी भी जीव की, शरीर की सबसे छोटी यूनिट होती है और ये संरचनात्मक और क्रियात्मक यूनिट होती है। जब हम कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, सेल थ्योरी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम आता है रुडोल्फ विर्चोव, जिन्होंने क्या कहा था कि कोशिका का निर्माण अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। नई कोशिका का निर्माण अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, पूर्ववर्ती सेल से होता है। तो अब इस पूर्ववर्ती सेल से कैसे होता है, तो यहाँ पर पूर्ववर्ती सेल को अगर हम मदर सेल लें तो ये मदर सेल डिवीजन करके किसका निर्माण कर लेगी, दो डॉटर सेल का निर्माण कर लेगी। तो यहाँ पर मदर सेल विभाजन करके दो डॉटर सेल का निर्माण कर लेती है। अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से दो नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो मदर सेल के द्वारा, मात्र कोशिका के द्वारा संतति कोशिकाओं का निर्माण ही कोशिका विभाजन कहलाता है। अब यहाँ कोशिका विभाजन के अंदर दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक तो यहाँ गुणसूत्रों का बंटवारा होता है, गुणसूत्रों का, और दूसरा होता है साइटोप्लाज्म का। जो गुणसूत्रों का बंटवारा होता है इसे तो कहते हैं हम कैरियोकाइनेसिस, और जो यहाँ साइटोप्लाज्म का बंटवारा होता है ये क्रिया कहलाती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। तो यहां पर दोनों चीजें क्रम बाय क्रम चलती हैं। पहले कैरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया होगी और उसके बाद में साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम कोशिका विभाजन के प्रकार की तरफ, कि यहाँ पर जो सेल डिवीजन हो रहा है ये सेल डिवीजन कितने प्रकार का होता है। तो स्टूडेंट्स, ये 3 टाइप्स का होता है, 3 प्रकार का होता है। ये 3 प्रकार कौन कौन से? असूत्री विभाजन, एमाइटोसिस। दूसरा समसूत्री विभाजन, माइटोसिस। और तीसरा अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। तो यहां पर असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री 3 प्रकार का विभाजन पाया जाता है। फर्स्ट बात करते हैं कि यहां पर जो तीनों ही विभाजन मिल रहे हैं, ये तीनों की तीनों विभाजन जीवों की प्रकृति के आधार पर होते हैं कि जीव किस प्रकार के हैं। हायर प्लांट्स हैं, लोअर प्लांट्स हैं, यहाँ पर प्रोकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स हैं, तो उनके आधार पर यहाँ अलग अलग प्रकार का विभाजन मिलता है। तो फर्स्ट बात करते हैं हम एमाइटोसिस की। जो असूत्री विभाजन होता है, ये असूत्री विभाजन बैक्टीरिया, ईस्ट, क्या है, फंजाई,
प्रोटोजुआ, शैवाल, एल्गी, इनके अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, ये लोअर प्लांट्स या फिर कहें प्रोटोजुआ। तो यहाँ एमाइटोसिस की जो प्रक्रिया है इनके अंदर पाई जा रही है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोइड पाया जाता है, केंद्रकाव उपस्थित होता है, ना कि केंद्रक। न्यूक्लियोइड उपस्थित होता है और न्यूक्लियोइड में क्रोमेटिन पदार्थ होता है, क्रोमेटिन पदार्थ उपस्थित होता है। यहाँ ना तो क्रोमोसोम पाए जाते हैं ना केंद्रक पाया जाता है, एक सीधा साधा केंद्रकाव पाया जाता है जिसे हम प्रिमिटिव न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, और जिसके अंदर यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्रोमेटिन पदार्थ प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ मान लिया कि ये कोई कोशिका है, बैक्टीरिया की भी हो सकती है, शैवाल की भी हो सकती है, और इसमें यहाँ सेंटर पार्ट में ये केंद्रकाव उपस्थित है, सेंटर पार्ट में। अब क्या होगा कि जब यहाँ पर एमाइटोसिस की प्रोसेस होगी तो इन दोनों दिशाओं से इस केंद्रकाव पर क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा, दोनों दिशाओं से प्रेशर पड़ेगा। तो ये केंद्रकाव क्या होगा, बीच में से संकीर्ण होना स्टार्ट कर देता है। जब ये बीच में से संकीर्ण होना स्टार्ट कर देगा तो यहाँ पर ये डंबल शेप्ड हो जाता है, ये केंद्रकाव क्या हो जाएगा, डंबल शेप हो जाएगा। ये प्रेशर लगातार अंदर की तरफ लग रहा है, लगातार अंदर की तरफ लग रहा है, तो एट लास्ट क्या हो जाएगी, यहाँ पर दो सेल्स का निर्माण होगा, क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा, और अलग अलग होने के बाद में यहाँ पर दो सेल्स का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ एमाइटोसिस के अंदर जो डिवीजन होता है, इस डिवीजन में क्या होता है कि यहाँ पर जो केंद्रकाव है, इस केंद्रकाव में बाहर अंदर की तरफ प्रेशर पड़ने से डंबल शेप हो जाता है। डंबल शेप होने के बाद में यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल दो भागों में विभक्त हो जाता है, और जैसे ही जेनेटिक मटेरियल दो भागों में विभक्त होगा तो यहाँ पर साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया भी होगी, और यहाँ दो अलग अलग सेल्स का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक पदार्थ बराबर मात्रा में नहीं जाता। जो ये डॉटर सेल बनी है, इन डॉटर सेल्स में ये जेनेटिक मटेरियल बराबर मात्रा में नहीं जाता है, एक में कम होगा और दूसरी में ज्यादा होगा। और यहाँ पर जो सेल्स होती हैं ये भी जरूरी नहीं है कि समान आकार की बने, कोशिकाएं भी छोटी बड़ी भी हो सकती हैं, समान आकार की भी हो सकती हैं, लेकिन जेनेटिक मटेरियल का बंटवारा बराबर की मात्रा में नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एमाइटोसिस की प्रोसेस कौन कौन सी है। एमाइटोसिस की जो विधियां हैं, ये दो विधियां पाई जाती हैं, एक तो बर्डिंग के द्वारा और एक विखंडन के द्वारा। फर्स्ट देखते हैं, दो होती हैं। फर्स्ट विखंडन द्वारा, बैक्टीरिया में, शैवाल में, इन सभी में विखंडन के द्वारा होता है। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, शैवाल। अभी बनाया था डायग्राम, यहां से वही प्रोसेस होगी। जेनेटिक मटेरियल कैसा हो जाएगा, डंबलाकार हो जाएगा, डंबलाकार लगातार होता हुआ चला जाएगा प्रेशर की वजह से, और एट लास्ट जेनेटिक मटेरियल दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगा, और फिर साइटोकाइनेसिस की क्रिया के द्वारा यहाँ पर दो विभिन्न सेल का निर्माण हो जाएगा। तो विखंडन की प्रक्रिया के द्वारा एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। बैक्टीरिया में ऐसा ही तो होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। तो यहाँ पर विखंडन की एक सीधी सादी प्रोसेस होती है, जो बाह्य दबाव के कारण यहाँ पर क्रोमेटिन पदार्थ बढ़ता है,
संकीर्ण होता जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम बडिंग की, मुकुलन। और मुकुलन की प्रक्रिया जो होती है वो ईस्ट के अंदर देखी जाती है। ईस्ट में क्या होता है, मान लिया ये ईस्ट की कोशिका है और यहां पर ये क्या है, जीनोम। यहां क्या होगा कि यहां ईस्ट की कोशिका के अंदर बड़ बनेंगी, मुकुल बनेंगे। यहां जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल मुकुल बनने के साथ साथ में जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसमें भी क्या होता है, विभाजन। साथ ही साथ इसमें भी विभाजन होगा और यहाँ पर एक साथ में एक से अधिक मुकुलों का निर्माण हो जाएगा। और यहाँ जो ये जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ ये जेनेटिक मटेरियल इन उभारों के अंदर चला जाएगा, ये इसका खुद का, और धीरे धीरे इन उभारों के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर पहुंच जाएगा। जब इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल पहुंच जाता है तो फिर ये जो मुकुल हैं ये आकार में बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। जब ये आकार में बढ़ते हैं तो आकार में बढ़ने के साथ साथ इनका जो नीचे वाला क्षेत्र है यहां आधार की ओर ये अंदर की ओर वृद्धि करता हुआ चला जाएगा और एट लास्ट ये क्या हो जाएगा, क्लोज। जब ये क्लोज हो जाएगा तो यहां से ये क्या हो जाएंगी, पृथक। तो यहां से पृथक होकर के ये सेपरेट सेल बन जाती है। तो बडिंग की प्रोसेस में जो उभार बनते हैं वो कोशिका से लगे हुए होते हैं और एक साथ में कई उभार हो सकते हैं। और यहाँ पहले जेनेटिक मटेरियल के अंदर विभाजन होगा, ये इन बडिंग में पहुंचेगा और उसके बाद में ये बडिंग आकार में वृद्धि करके क्या हो जाएंगी, मुख्य कोशिका से अलग हो जाती है। तो ये तो प्रोसेस होती है एमाइटोसिस की। नेक्स्ट बात करते हैं हम माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन पढ़ने से पहले सबसे पहले देखते हैं कोशिका चक्र, क्योंकि चाहे हम अर्धसूत्री पढ़ें चाहे हम समसूत्री पढ़ें, दोनों में यहाँ पर सेल साइकिल को पढ़ना जरूरी है, कोशिका चक्र को पढ़ना जरूरी है। कोशिका चक्र क्या होता है, कोशिका चक्र। तो स्टूडेंट्स, कोई भी कोशिका, कोई भी सेल है, ये सेल लगातार विभाजन कर रही है, लगातार विभाजन कर रही है। क्योंकि विभाजन की प्रोसेस क्यों आवश्यक है, नए ऊतकों के निर्माण के लिए और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत के लिए या उन्हें रिमूव करने के लिए। तो यहाँ लगातार विभाजन होते रहते हैं। कोई भी कोशिका जब लगातार विभाजन कर रही है तो विभाजन के दौरान यहाँ पर सफिशिएंट मात्रा में डीएनए भी होना चाहिए, आरएनए भी होना चाहिए और प्रोटीन भी होनी चाहिए। ये तीनों ही चीजें यहाँ पर होनी चाहिए। क्योंकि लगातार कोशिका विभाजन कर रही है तो नई कोशिकाओं के निर्माण, नई कोशिकाओं में जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए चाहिए, वहां पर बिल्डअप के लिए प्रोटीन चाहिए। और अभी हम जब पढ़ेंगे आगे सेल डिवीजन को तो वहां विभिन्न अवस्थाएं आएंगी जिनमें विभिन्न प्रकार की प्रोटीन होगी, हिस्टोन प्रोटीन है, ट्यूबुलिन प्रोटीन है और साथ में आरएनए भी चाहिए। तो यहाँ इन चीजों के, इन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ कोशिका लगातार विभाजन कर रही है, उस विभाजन से पहले इन रिक्वायरमेंटों को पूरी करती है। और इन रिक्वायरमेंटों को पूरी करने के लिए हम यहाँ पर विभाजन से पहले एक साइकिल को पढ़ते हैं, वो होती है इंटरफेज। एक अवस्था आती है, वो होती है अंतरावस्था या इंटरफेज। तो कोशिका के अंदर दो अवस्थाएं आती हैं। पहली पाई जाती है इंटरफेज और दूसरी आती है डिवीजन फेज।
पहली इंटरफेज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, अंतरावस्था, और दूसरी होती है विभाजन अवस्था। विभाजन अवस्था। विभाजन अवस्था से पहले इंटरफेज आती है जिसे हम अंतरावस्था कह रहे हैं। यहां पर कोशिका जब विभाजन करेगी, उस विभाजन से पहले की कंप्लीट जो तैयारी है, या फिर कहें कि कोशिका के विभाजन के समय की जो रिक्वायरमेंट है, वो सारी की सारी इस इंटरफेज के अंदर कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ इस इंटरफेज को भी 3 फेज के अंदर बांटा गया है। बात इंटरफेज की करते हैं तो इसको भी 3 फेज के अंदर बांटा गया है। वास्तविक रूप से इंटरफेज होती क्या है? जब कोशिका में विभाजन हो रहा है तो दो विभाजन के मध्य की अवधि या फिर कहें अवस्था क्या कहलाती है? अंतरावस्था कहलाती है। जस्ट कोशिका ने अभी विभाजन किया है, इसके बाद में अगला विभाजन होगा, उसके बीच में जो प्रिपरेशन होती है वो किस में होती है? इंटरफेज के अंदर। और यही दो विभाजन के जो मध्य की अवधि है वो क्या कहलाएगी? इंटरफेज कहलाएगी, अंतरावस्था कहलाती है। तो इसको 3 फेज के अंदर जीवन अवस्था, एस अवस्था और G2 अवस्था, इनको 3 अवस्थाओं के अंदर बांटा गया है। सेल साइकिल का अगर 100% हम टाइम की बात करें तो 100% में से लगभग 90% या फिर कहें कि 85% पार्ट यही कंप्लीट हो जाता है। तो हम इस प्रकार से अगर एक पाई डायग्राम बनाएं तो इस पाई डायग्राम में से मैक्सिमम भाग जो होता है वो किसका होता है? इंटरफेज का। ये कंप्लीट कौन सी होगी? ये इंटरफेज होगी। और यहां से यहां तक की जो होती है वो कौन सी होती है? डिवीजन फेज। इंटरफेज में G1, S और G2 तीनों अवस्थाएं होती हैं। G1, S और G2। तो यहां 1 by 1 देखते हैं। अब फर्स्ट अवस्था अपनी आती है जीवन अवस्था। और इस जीवन अवस्था में इस जीवन अवस्था में यहां पर आरएनए प्लस प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आरएनए प्लस प्रोटीन का संश्लेषण होता है। साथ ही साथ, क्योंकि अगली फेज कौन सी है? एस अवस्था, सिंथेसिस फेज। तो अगली अवस्था की तैयारी होती है। और अगली अवस्था की तैयारी कैसे होती है? अगली अवस्था में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। अगली अवस्था की तैयारी के लिए यहां पर आवश्यक एंजाइम, जो आवश्यक एंजाइम होते हैं, इन एंजाइमों का निर्माण हो जाता है और इनका संग्रह हो जाता है। यहां पर इनका निर्माण हो जाएगा और इनका यहां पर संग्रह हो जाएगा। तो यहां जीवन अवस्था में ही
अगली सिंथेसिस फेज की तैयारी यहाँ पर कर ली जाती है और ये टोटल टाइम का 30 से 50% होता है। डिवीजन फेज में कुल समय का 30 से 50% समय लगता है। ये सबसे लंबी अवस्था होती है। इंटरफेज में भी जो तीनों अवस्थाएं होती हैं उन तीनों में सबसे लंबी अवस्था होती है। आरएनए और प्रोटीन का तो संश्लेषण होता ही है, साथ में एस अवस्था की भी तैयारी हो जाती है। एस अवस्था को क्या बोलते हैं? संश्लेषण अवस्था, सिंथेसिस फेज, संश्लेषण अवस्था। यहां डीएनए का द्विगुणन होगा या फिर कहें कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। जैसे ह्यूमन के अंदर लेके चलें तो कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। अब यहां जब एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनेंगी तो इसमें भी 46 होने चाहिए और इसमें भी 46 होने चाहिए। तो यहाँ डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, उतनी ही संख्या में यहाँ पर और गुणसूत्रों का निर्माण किया जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है। साथ ही साथ यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन का भी निर्माण होता है। ये टोटल टाइम का, सेकंड अवस्था में टोटल टाइम का 30 से 40% टाइम यहाँ पर लगता है। 30 से 40% टाइम यहाँ लगता है। नेक्स्ट आती है G2 अवस्था। G2 अवस्था में यहां डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होगा। इसके अलावा यहाँ ना तो आरएनए का निर्माण होता है और ना हिस्टोन के अलावा अन्य प्रोटीन का निर्माण होता है। केवल हिस्टोन प्रोटीन का ही निर्माण होता है। मेनली डीएनए का होगा, क्योंकि डीएनए जब क्रोमोसोम का निर्माण होगा तो वहां हिस्टोन प्रोटीन भी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर साथ में हिस्टोन का होगा। अन्य किसी प्रोटीन का और आरएनए का यहाँ पर संश्लेषण नहीं होता। G2 फेज में वापस आरएनए प्लस प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ G2 अवस्था में मेनली जो प्रोटीन होती है वो प्रोटीन होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्यों? क्योंकि ट्यूबुलिन प्रोटीन के द्वारा तर्कु तंतुओं का निर्माण होता है। जब हम पढ़ेंगे यहाँ पर एम फेज को, तो यहाँ पर प्रोफेज के लास्ट में तर्कु तंतु बनते हैं, तो यहाँ पर ट्यूबुलिन प्रोटीन के द्वारा तर्कु तंतुओं का निर्माण होता है। इसके अलावा कुछ कोशिकांगों का भी निर्माण हो जाता है, या फिर कहें कुछ कोशिकांग का भी यहाँ पर रेप्लिकेशन हो जाता है। और ये कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये अपना निर्माण स्वतः ही कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर विभाजन की तैयारी कंप्लीट हो जाती है। अब कोशिका विभाजित होने के लिए कंप्लीटली रेडी है, क्योंकि अब इसके अंदर जीनोम भी डबल हो गया है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी बढ़ गई, प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट की संख्या भी बढ़ गई, और इसको जितनी भी आवश्यकताएं थी वो आवश्यकताएं भी इसकी क्या हो गई? यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तो इसके बाद में यहाँ पर आती है अब डिवीजन फेज। सेकंड कौन सी आती है अपनी? विभाजन अवस्था। विभाजन अवस्था, क्योंकि जब कोशिका कंप्लीट अपनी तैयारी कर लेती है तो तैयारी करने के तुरंत बाद में अब कोशिका के अंदर विभाजन स्टार्ट हो जाता है।
और कोशिका के अंदर जब विभाजन स्टार्ट होता है, विभाजन अवस्था स्टार्ट होती है, तो ये यहाँ पर 4 चरणों से होकर गुजरती है। विभाजन अवस्था कितने चरणों से होकर के गुजरती है? 4 अवस्थाओं से या 4 स्टेप से गुजरती है। अब यहाँ विभाजन अवस्था में माइटोसिस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर पहली होगी प्रोफेज, दूसरी होगी मेटाफेज, तीसरी एनाफेज और लास्ट टीलोफेज। तो विभाजन अवस्था इन 4 चरणों से होकर के कंप्लीट होती है। इनके बाद में कोशिका यहाँ पर विभाजन के लिए कंप्लीट रेडी हो जाती है। यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस की क्रिया संपन्न होती है। यहाँ किसकी क्रिया संपन्न होती है? कैरियोकाइनेसिस की। और इसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है, ये तो फर्स्ट पॉइंट, और इसके बाद में सेकंड आता है साइटोकाइनेसिस। इन दोनों के बाद में यहां पर कोशिका में क्या हो जाएगा? विभाजन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट पढ़ेंगे हम समसूत्री विभाजन नेक्स्ट लेक्चर।